एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, हम चैप्टर 2 देख रहे हैं इकोनॉमिक्स का और हमने पिछले लेक्चर में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बहुत डिटेल में समझा था। आई होप आपने वो वाला लेक्चर देखा है। अगर किसी ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है, आई हैव गिवन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, डू गो एंड चेक दैट आउट। आज के इस वीडियो में बच्चों लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के क्या क्रिटिसिज्म्स है, क्या एक्सेप्शंस है, वो हम डिटेल में देखने वाले हैं। कोई भी लॉ जब होता है बच्चों, एक इकोनॉमिस्ट कोई लॉ प्रपोज करता है। यहाँ पे एल्फ्रेड मार्शल ने हमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी सिखाया था। उन्होंने हमें बोला था दैट विद एवरी इंक्रीज इन अ पर्टिकुलर कमोडिटी, जो आपको एडिशनल बेनिफिट मिलने वाला है, दैट इज गोइंग टू डिमिनिश। ओके, तो हमने ये ग्राफ देखा, बहुत डिटेल में समझा हमने इस लॉ को। ये लॉ एल्फ्रेड मार्शल ने हमें यहाँ पे दिया, लेकिन एल्फ्रेड मार्शल ने हमें बताया है दैट इस पर्टिकुलर लॉ को कोई कोई एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस मतलब क्या? वो कोई कोई चीजें जिन्हें ये लॉ अप्लाई नहीं करता है। ओके, सो दोज वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे अलोंग विद द क्रिटिसिज्म्स आल्सो। तो आपकी टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 13 पे हमें यहाँ पे दिए गए हैं एक्सेप्शंस। So let us read those exceptions one by one. देखिए यहाँ पे exceptions to the law of diminishing marginal utility. इन exceptions को याद रखने के लिए यहाँ पे एक एक्रोनिम मैंने बनाया है बच्चों। अगर आप कोई और एक्रोनिम बनाना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, ओके, आप वो बना सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स के जो भी बड़े आंसर्स होते हैं, पॉइंटर्स होते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू मेक सच एक्रोनिम्स ताकि आपको ये फटाफट से याद आ जाए। ओके, रिकॉल हो जाते हैं अगर आप इस तरह से कोई एक्रोनिम बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द एक्रोनिम दैट आई हैव मेड टुडे इज हम और आप। ओके, सो द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज हम और आप। ओके, ये क्या है? लेट अस सी। H स्टैंड्स फॉर हॉबीज। ओके, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमें क्या बोलता है? जैसे जैसे एडिशनल यूनिट आपके पास आता है, आपकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होते जाती है। लेकिन हॉबीज आर एन एक्सेप्शन टू दिस। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल स्टैंप कलेक्ट करना है, कोई भी आपका हॉबी है, तो आप वो जब हॉबी करते हो तो आपका जो यूटिलिटी है, आपका जो सेटिस्फैक्शन है, वो कम नहीं होता, वो बढ़ता जाता है। सो दैट इज व्हाई हॉबीज के लिए दिस लॉ विल नॉट अप्लाई। ओके, लेट अस रीड। इन सर्टेन हॉबीज लाइक कलेक्शन ऑफ वेरियस स्टैम्प्स, कॉइन्स, पेंटिंग्स, रीडिंग, म्यूजिक, कोई भी हॉबी हो, अगर आप गाना सुनने आपको पसंद है, म्यूजिक आपको पसंद है, या आपको पेंटिंग करना पसंद है, तो ये जब आप कर रहे हो तो एडिशनल यूनिट जब आप करते हो, कोई और पेंटिंग बनाते हो या कोई गाना सुनते हो आप, तो आपके लिए दैट इज नॉट डिमिनिशिंग द यूटिलिटी, इट इज एक्चुअली गोइंग टू इंक्रीज, इट विल नॉट डिक्रीज। ऑलराइट, द लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू बिकॉज every additional increase in the stock gives more pleasure. This increases the marginal utility. However, this violates the assumption of homogeneity and continuity. Okay, ये लॉ को बोला गया है that hobbies are an exception, लेकिन यहाँ पे hobbies में हमें ये ध्यान रखना है, जब हम coins collect कर रहे हैं तो हम अलग अलग coins collect करते हैं, हम जब पेंटिंग बना रहे हैं तो अलग अलग पेंटिंग बना रहे हैं, कोई गाना सुन रहे हैं तो अलग अलग गाना सुनते हैं, isn't it? That is why this is an exception. लेकिन हम जब लॉ बना रहे थे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, दैट टाइम हमारा एक assumption क्या था? याद करिए, होमोजेनिटी वाज एन assumption. होमोजेनस मतलब क्या? एक जैसा। मतलब अगर आप कोई गाना सुन रहे हो तो वही गाना आपको सुनना है, लूप पे सेम गाना यू आर गोइंग टू लिसन अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। ओके, देन दिस लॉ विल होल्ड ट्रू। लेकिन यहाँ पे फिर भी इसे एक एक्सेप्शन करके दिया गया है। सो हॉबीज आर एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ऑलराइट, नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है? देखो, हम M स्टैंड्स फॉर माइजर। माइजर क्या होता है? जो कंजूस होता है उसे हम बोलते हैं माइजर। इन द केस ऑफ अ माइजर, एवरी एडिशनल रूपी गिव्स हिम मोर एंड मोर सेटिस्फैक्शन। Marginal utility of money tends to increase with an increase in the stock of money. However, this situation ignores the assumption of rationality. इसका क्या मतलब है? अगर कोई माइजर है, उसके पास जितने भी एडिशनल यूनिट्स ऑफ मनी जाएंगे, उसके लिए उसका मार्जिनल यूटिलिटी कम नहीं होने वाला है, मार्जिनल यूटिलिटी उसके लिए बढ़ने ही वाला है। कोई भी कंजूस इंसान है, उसके पास अगर पैसा रहेगा जितना भी ज्यादा है, उसके लिए कोई कम नहीं होने वाली है यूटिलिटी। So that is why this miser is an exception to the law of diminishing marginal utility. Okay, इसे हम DMU भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। लेकिन अगेन this miser is not behaving rationally. तो हमारा जो assumption था ना, हमारा assumption था diminishing marginal utility के लिए,
that he should be rational, individual should be rational, तो वो यहाँ पे नहीं होता है because miser is not rational. सेकेंड एक्सेप्शन हमारा यहाँ पे हो गया miser. थर्ड एक्सेप्शन क्या है, देखो हम, m is twice. Okay, so our third exception to this law is money. ओके, जितना भी पैसा हमारे पास आता रहता है उस पैसे की कोई भी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं होती है. वी कैन नेवर से दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हैज बिकम जीरो नाउ, या फिर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हैज बिकम नेगेटिव. ओके, दैट विल नॉट अप्लाई टू मनी, इजंट इट. हमें कभी भी ऐसे नहीं लगेगा दैट बहुत पैसा है. कितना भी अमीर इंसान हो उसके लिए कुछ ना कुछ यूटिलिटी होती है पैसे की, राइट? ओके, वो कम या ज्यादा होगी कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ वेल्थ दैट यू हैव, लेकिन उसकी यूटिलिटी कभी जीरो या नेगेटिव नहीं होती है मनी की. सो मनी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन टू दिस लॉ. लेट अस रीड. इट इज सेड दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी नेवर बिकम्स जीरो. It increases when the stock of money increases. This is because money is a medium of exchange which is used to satisfy various wants, है ना? मनी से आप एक ही वांट नहीं सेटिस्फाई कर रहे हो, आपका हर वांट सेटिस्फाई करने के लिए आपको मनी की जरूरत है. However, according to some economists, this law is applicable to money too. For example, marginal utility of money is more to a poor person than to a rich person. Okay, तो यहाँ पे branches हो जाते हैं. Some economists say that marginal utility of money भी कम होती है. Okay, but other economists say that no, marginal utility of money will never become zero. Okay, while that is true, अगर आप कंपेयर करेंगे किसी भी रिच पर्सन को विद अ पुअर पर्सन, फॉर एग्जाम्पल कोई भी बीपीएल है, somebody is below poverty line, या फॉर एग्जाम्पल एक बेगर है, ओके, उसको अगर आप 10 रुपीज दोगे किसी बेगर को, और अगर किसी रिच पर्सन को 10 रुपीज दोगे, तो दोनों का अगर हम कंपेयर करेंगे तो किसके लिए इसका मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा है, किसके लिए यूज ज्यादा है 10 रुपए का? ऑब्वियसली फॉर द बेगर, राइट, फॉर द पुअर पर्सन, करेक्ट. सो अगर उस टर्म में हम कंपैरिजन करेंगे, देन वी कैन से दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी फॉर द रिच इज लेस देन दैट फॉर द पुअर. बट अगर हम ऐसे बोलेंगे दैट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी विल बिकम जीरो या फिर इट विल बिकम नेगेटिव, that is never going to happen. Okay, that is the reason law of diminishing marginal utility के लिए money is an important exception. तो हमने 3 exceptions यहाँ पे देख लिए. हम, H stands for hobbies, M stands for miser and the other M stands for money. And our fourth exception here is आप. A stands for what? देखो, addictions. देखिए number 3 यहाँ पे दिया हुआ है, addiction. It is observed in case of a drunkard that the level of intoxication increases with every additional unit of liquor consumed. So, marginal utility received by drunkard may increase. तो यहाँ पे क्या दिया गया है, अगर कोई addicted person है, if there is a drunkard, तो उसके लिए if he is going on having liquor, so for him that diminishing marginal utility का law is not going to apply. Okay, because he might like having more and more because उसका जो state of mind है that is not normal. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जो drunkard है he is not rational. हमारा जो assumption था DMU का, diminishing marginal utility का, फर्स्ट assumption था कि he has to be a rational person. तो यहाँ पे अगर हम देखें तो drunkard is not rational because वो अपने normal स्थिति में नहीं होता है, तो उसे पता नहीं चलता है कि वो कितना लिकर कंज्यूम कर रहा है. So that is the reason for him this law is not going to apply. Okay, for all the addictions this law is not going to hold true. Okay, and last exception हमारा है आप. P stands for power. ओके, आपके पास जितनी भी सत्ता है, जितनी भी पावर है, आप वो हमेशा बढ़ता जाता है यूटिलिटी. आपको कभी नहीं लगता है कि बस ये पावर हो गया, इससे ज्यादा अगर मेरे पास पावर आ गई ना तो जो मेरा यूटिलिटी है उस पावर का वो कम हो जाएगा या वो नेगेटिव होगा, कभी भी नहीं. कितना भी पावरफुल इंसान है उसे लगता है कि बाबा और पावर आ जाए मेरे पास, और ये भी करते आए मुझे, वो भी करते आए, राइट. सो द पावर विल ऑलवेज हैव सम यूटिलिटी इन लाइफ, इट विल नेवर बिकम नेगेटिव. ओके, power is an exception to the law because when a person acquires power, his lust for power increases. उसे लगता है भाई और मुझे चाहिए, और पावर चाहिए, और सत्ता चाहिए, है ना, तो वो हमेशा बढ़ता जाता है. He desires to have more and more of it. Okay, however, this again violates the rationality assumption. तो बहुत सारे exceptions ऐसे हैं that हमारे जो assumptions है ना उनको violate करते हैं, लेकिन फिर भी because these are exceptions we have to know them. Okay, exceptions क्या है? Quickly we are going to see again.
हम और आप ये एक्सेप्शंस है। क्विकली रिवाइज कर ले। व्हाट डज एच स्टैंड फॉर? एच स्टैंड्स फॉर हॉबीज। आपके जो भी हॉबीज है उनको ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। एम स्टैंड्स फॉर माइजर, कोई कंजूस इंसान है तो उसे ये लॉ अप्लाई नहीं होगा। अगेन एम स्टैंड्स फॉर मनी, पैसा आता रहे हमारे पास, पैसे की वैल्यू, उसकी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी नहीं होगी। ऑलराइट। ए, आप, ए स्टैंड्स फॉर एडिक्शंस। अगर कोई एडिक्शन है किसी भी इंसान को, अगर कोई स्मोकर है, कोई ड्रंकर्ड है, उसके लिए वो जितने भी यूनिट्स कंज्यूम करेगा उसके लिए उसकी यूटिलिटी कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं होगी। लेकिन अगेन वो इंसान रैशनल नहीं है, इसीलिए वो यूटिलिटी कम नहीं हो रही है। ऑलराइट। एंड लास्ट इज पी, पी स्टैंड्स फॉर पावर। ओके, दीज आर द एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डीएमयू। आई होप यहाँ पे बहुत अच्छी से आपको एक्सेप्शन समझ गए हैं बच्चों। अगर अच्छी से समझ गए हैं, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताइए दैट आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। योर कमेंट्स ट्रूली कीप मी मोटिवेटेड बच्चों। थैंक यू सो मच। और अब हम आगे देखने वाले हैं बच्चों दैट ये जो लॉ है उसको बाकी के जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने किस तरह से क्रिटिसाइज किया। बिकॉज अल्फ्रेड मार्शल ने तो ये लॉ बनाया है, लेकिन बाकी जो इकोनॉमिस्ट थे उन्हें लगा कि शायद इस लॉ में कुछ कमियां हैं, तो उन्होंने वो कमियों को यहाँ पे हमें बताया है। सो वी आर गोइंग टू क्विकली डिस्कस द क्रिटिसिज्म्स टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट पेज पे देखिए, क्रिटिसिज्म्स ऑफ द लॉ हम क्विकली यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी is criticized on the following grounds. Number 1, unrealistic assumptions. The law of DMU is based upon various assumptions like homogeneity, continuity, constancy, rationality, etc. हमने assumptions देखे हैं लास्ट लेक्चर में, याद करिए। सचिन और धोनी चेंजिंग रूम में हिंदी मूवीज चला रहे थे, याद आ रहा है? तो वो assumptions हमने बहुत सारे यहाँ पे देखे हैं। तो वही बोला जा रहा है कि ये जो assumptions है ना वो बहुत अनरियलिस्टिक है, रियलिटी में होता नहीं है ये सब कुछ, ऐसे यहाँ पे बोला गया है। बट इन रियलिटी इट इज डिफिकल्ट टू फुलफिल ऑल दीज कंडीशंस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक बारी में सारे assumptions यहाँ पे फुलफिल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो बहुत अनरियलिस्टिक लग रहे हैं assumptions, ऐसे कुछ इकोनॉमिस्ट ने बोला है इस लॉ के बारे में। ओके। सेकेंड, कार्डिनल मेजरमेंट। हमारा एक assumption था कि हमें मेजर करते आना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे क्या बोला गया है? The law assumes that utility can be expressed cardinally, so it can be added, compared and presented through a schedule. हमने वो comparison किया, right? In reality, cardinal measurement of utility is not possible because it is a psychological concept. हमें पता है ना that it is a feeling, आप feel करते हो, psychological है, लेकिन for this law to hold true हमें उसे quantify करना जरूरी था, लेकिन कुछ इकोनॉमिस्ट ने बोला कि बाबा ये सही नहीं है, आप कैसे क्वांटिफाई कर पा रहे हो किसी भी फीलिंग को। सो अगेन यहाँ पे क्वांटिफिकेशन हैज बिकम अ क्रिटिसिज्म फॉर दिस लॉ। ओके। नेक्स्ट, indivisible goods. The law is not applicable to indivisible and bulky goods like refrigerator, car, TV, etc., which are normally purchased in a single unit at a time. है ना, आप कोई फ्रिज खरीदते हो, टीवी खरीदते हो, मोबाइल खरीदते हो, आप एक एक सिंगल यूनिट खरीदते हो और वो बल्कि होता है ना, तो आप फ्रिज को आप कट नहीं कर सकते हो, यू कांट डिवाइड इट एंड देन यू कैन से दैट बाबा इस पोर्शन से मुझे इतना सेटिस्फेक्शन मिला, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो ये जो लॉ है इट इज नॉट गोइंग टू अप्लाई टू इनडिविजिबल गुड्स। ओके, आगे, कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। The law assumes that marginal utility of each unit of money remains constant. However, critics argue that marginal utility of money differs from person to person. It is influenced by changes in prices, stock of money, etc. तो यहाँ पे जैसे हमने exceptions में देखा था, money एक exception है इस law को, ऐसे हमें अल्फ्रेड मार्शल ने बोला है that money कोई apply नहीं करेगा, लेकिन किसी किसी इकोनॉमिस्ट का ये मानना है that money का भी diminishing marginal utility होता है। ओके, हर इकोनॉमिस्ट का देखने का तरीका अलग है मनी के लिए। सो यहाँ पे दिस इज अ क्रिटिसिज्म एंड लास्ट क्रिटिसिज्म इज अ सिंगल वांट। द लॉ इज रेस्ट्रिक्टेड टू सैटिस्फैक्शन ऑफ अ सिंगल वांट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था जब हमने वो लॉ देखा था, दैट आप जब पानी पी रहे हो ना, इवन तो पानी का मल्टीपर्पज यूज है, लेकिन आप सिर्फ पानी पियो। अगर आप नींबू पानी पी रहे हो तो सिर्फ नींबू पानी पियो, अगर आप हाथ धो रहे हो तो सिर्फ हाथ धो पानी से। ओके, अलग अलग चीजें आपको सेटिस्फाई नहीं करनी, अलग अलग वांट्स नहीं सेटिस्फाई करना है। तो दिस इज अ क्रिटिसिज्म बाय अदर इकोनॉमिस्ट। दे से दैट इन रियलिटी
अ मैन हैज टू सेटिस्फाई मेनी वांट्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। भाई मेरे पास पानी है तो मैं सिर्फ उसका सादा पानी क्यों पीऊं, मैं कभी नींबू पानी बनाऊंगी, कभी शरबत बनाऊंगी, कभी मैं पानी में शहद डाल के पीऊंगी। तो बाकी के इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं दैट अगर बहुत सारे वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है किसी कमोडिटी में, so why am I going to use it for just one single want, right? तो ये क्रिटिसिज्म है बाकी के इकोनॉमिस्ट के द्वारा। so these are the 5 criticisms to the law of DMU। ओके कुछ क्रिटिसिज्म हमने देख लिए, अब हम देखेंगे बच्चों दैट ये जो लॉ ऑफ DMU है इसके हमारे पास एडवांटेजेस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस लॉ, इस लॉ के वजह से हमें क्या क्या हेल्प हुई है ये हम अभी देखने वाले, ठीक है। इन स्पाइट ऑफ द क्रिटिसिज्म, the law of diminishing marginal utility is a very popular and important law in economics because of its universal application। मैंने आपको शुरुआत में ही बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है बच्चों, इवन दो हर एक लॉ की कुछ ना कुछ तो भी खामियां होने वाली है, कुछ कमियां होने वाली है, लेकिन ये लॉ ऑलमोस्ट यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। लेट अस सी कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका यूसेज क्या है। फर्स्ट, यूजफुलनेस टू कंज्यूमर्स। ओके हमारा जो कंज्यूमर्स है इनके लिए ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई? दिस लॉ क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग द कंज्यूमर्स टू ऑब्टेन मैक्सिमम यूटिलिटी फ्रॉम लिमिटेड रिसोर्सेज। इट इज नेसेसरी टू डाइवर्सिफाई द कंजम्पशन। इसका क्या मतलब हुआ, हमारा सिंपल एग्जांपल देख लो ना, जब हमने पानी पिया था या हमने जब बिस्किट्स खाए थे। फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस लॉ, यहाँ पे अब हमें पता चला है दैट अगर हमें भूख लगी है ना तो एक ही चीज हमें बार बार नहीं खानी है, हमें डाइवर्सिफाई करना है, हमें वैरायटी ऑफ चीजें खानी है, तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा। मतलब जो अवेलेबल रिसोर्सेस है, अगर हमारे पास लिमिटेड है, हमारे पास पैसा लिमिटेड है, तो आप एक ही चीज बार बार मत खरीदो, आप अलग अलग वांट सेटिस्फाई करो। सेम रिसोर्स से आप अलग अलग वांट को सेटिस्फाई कर सकते हो, रिसोर्सेस को आप डाइवर्सिफाई करो। ओके तो यहाँ पे हमारे जो यूजर्स है उनके लिए ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट टीचेस अस दैट इवन दो द रिसोर्सेस आर लिमिटेड, वी हैव टू यूज देम फॉर सेटिस्फाइंग वेरियस वांट्स बाय डाइवर्सिफाइंग द कंजम्पशन। ठीक है। नेक्स्ट, यूजफुल टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को कैसे यूजफुल है देखो, द लॉ इज यूजफुल टू द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग वेरियस पॉलिसीज सच एज प्रोग्रेसिव टैक्स पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, प्राइसिंग पॉलिसी एटसेट्रा। अगर आप देखेंगे इनकम टैक्स में भी बच्चों कोई पर्टिकुलर स्लैब्स होते हैं जहां तक कोई भी टैक्स नहीं होता है, और उसके बाद द टैक्सेशन स्लैब इंक्रीजेस। फॉर एग्जांपल 0 to 3 लाख जिसका इनकम है उसको कोई भी इनकम टैक्स नहीं है, उसका नील है। व्हाई? बिकॉज उसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज वेरी हाई। उसके बाद कम 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 होता जाएगा, ऐसे यहाँ पे शायद लगता है, इसीलिए मे बी 3 to 5 लाख के लिए 10% है, उसके बाद 20%, उसके बाद 30%। These slabs no they keep on changing each year। तो हर एक साल का अलग अलग होता है स्लैब, लेकिन ये समझना जरूरी है दैट यहाँ पे अगर आपका 5 to 7 लाख का इनकम है या 5 to 8 लाख का इनकम है, आपके लिए टैक्सेशन रेट इज डिफरेंट। ओके ये जो टैक्सेशन रेट है ये कैसे डिसाइड किए हैं गवर्नमेंट ने? डिपेंडिंग ऑन दिस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दैट इज पैसे का जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो गरीब को ज्यादा है कंपेयर टू एन अमीर पर्सन, कंपेयर टू अ रिच पर्सन। दैट इज व्हाई रिच पर्सन को थोड़ा टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा कंपेयर टू व्हाट अ पर्सन विद लो इनकम विल पे। Getting it? So this helps us in framing various policies. Getting it? आगे, basis of paradox of values. ये क्या होता है? The law of diminishing marginal utility helps us to understand paradox of values. It includes goods that have more value in use and zero or less value in exchange, such as air, water, sunshine, etc., as well as goods that have more value in exchange and less value in use, such as gold, diamonds, etc. Paradox of values, इसका मतलब जो चीज हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल हवा चाहिए ना हमें ब्रीथ करने के लिए, हमें पानी चाहिए, हमें सनशाइन चाहिए, इसका मतलब इसका वैल्यू इन यूज बहुत ज्यादा है ना, इसे हम मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसका वैल्यू इन एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब जो हमें पैसा देना पड़ता है, वैल्यू इन एक्सचेंज इज वेरी लेस। हमें जो एयर मिलती है वो फ्री है, सनलाइट मिल रहा है वो फ्री है, पानी का शायद हम कुछ पैसा देते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन अगेन इट इज वेरी वेरी लो, है ना। तो ये जो वैल्यू इन एक्सचेंज है ये बहुत कम है
इफ यू कंपेयर इट टू द वैल्यू इन यूज, उसके बिना तो हम जी नहीं सकते ना, तो वैल्यू इन यूज इज ट्रेमेंडस, राइट। सिमिलरली इसका ऑपोजिट है, जिसका वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत ही ज्यादा है, गोल्ड, डायमंड एटसेट्रा, इसका वैल्यू इन यूज है क्या? अगर हम एक्चुअली देखें तो क्या हम गोल्ड डायमंड्स के बिना जी सकते हैं? यस वी कैन। तो इसका वैल्यू इन यूज बहुत कम है, लेकिन वैल्यू इन एक्सचेंज इज वेरी वेरी हाई। तो इसे हम बोलते हैं पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब ऑपोजिट है ये, जिसका बहुत ज्यादा यूटिलिटी है, उसका एक्चुअली वैल्यू इन एक्सचेंज बहुत कम है। ओके, सो ये जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लॉ है, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड दिस। एंड लास्ट, बेसिस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ये हम अगले चैप्टर में देखने वाले हैं। द लॉ ऑफ डिमांड इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड rises with a fall in price and falls with a increase in price. लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? अगर प्राइस कम है तो ऑब्वियसली हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, अगर प्राइस ज्यादा है तो डिमांड कम होगी। ये लॉ हम डिटेल में आगे सीखने वाले हैं बच्चों। ओके, when a consumer purchases more and more units of a good, its marginal utility steadily declines. Hence, he would buy additional units of a commodity only at a lower price. ये देखिए, हम जब देखते हैं बाजार में, तब ये बहुत बार हमने ये देखा हुआ है, अनुभव किया है हमने। फॉर एग्जाम्पल, बाजार में भी देखते हैं हम, है ना, कि आप एक चीज बाय करो, बाय वन यू विल गेट इट एट 100 रुपीज, लेकिन अगर आपने दो चीजें बाय की है ना, तो आपको शायद 175 में भी मिल जाए। Why are they giving such discounts? सेकेंड चीज अगर आपने ली तो आपको 175 पे क्यों दे रहे हैं? बिकॉज दे नो दैट ये जो सेकेंड यूनिट आप बाय कर रहे हो ना, उसका यूटिलिटी एज कंपेयर टू द फर्स्ट यूनिट वो लो है, उसका मार्जिनल यूटिलिटी कम है आपके लिए, तो आप सेम प्राइस क्यों पे करोगे? आप 100 रुपीज में अगर सेम चीज खरीदोगे तो आपके लिए मार्जिनल यूटिलिटी उसकी कम है। So that is the reason, देखो, let us read this sentence again. He would buy additional units of a commodity only at a lower price. मतलब जब हम additional unit खरीद रहे हैं, दो खरीदा ना एक के बजाय, तो अगर कम पे दे रहे हो तो ही हम लेंगे, अगर 75 रुपीज में दूसरा दे रहे हो तो ही हम लेंगे, नहीं तो हम बस एक ही यूनिट ले लेंगे, है ना। ये हम हर रोज करते हैं बच्चों, हमारे बिजनेस में, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में, लेकिन ये किस पे डिराइव हो रहा है ये अभी आज हमें समझा है। गेटिंग इट? क्यों इस तरह से आपको डिस्काउंट्स दिए जाते हैं? अगर आप 3, 4, 5 खरीदोगे तो शायद और भी आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिलेंगे। व्हाई? बिकॉज दिस इज द ह्यूमन टेंडेंसी। आपको एक यूनिट 100 रुपीज में दे रहे हैं, लेकिन दे नो दैट व्हेन यू बाय सेकंड, व्हेन यू बाय थर्ड, व्हेन यू बाय फोर्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर यूनिट, आपके लिए उसका यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी कम है। तो अगर मार्जिनल यूटिलिटी कम है तो आप पैसा भी उसके लिए कम दोगे, आप ज्यादा पैसा क्यों दोगे? इसीलिए आपको डिस्काउंट्स दिए जाते हैं ताकि आप उसे बाय करें। गेटिंग इट? सो नाउ डिड यू अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस लॉ ऑफ DMU इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइव्स? गवर्नमेंट के लिए, कंज्यूमर बिहेवियर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है दिस पर्टिकुलर लॉ। अगर आपको बहुत अच्छी से लेक्चर्स समझ रहे हैं, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स। और अगर कोई भी डाउट है बच्चों, feel free to ask in the comment section. This year, along with accountancy, we are covering economics as well. I hope आप accountancy के lectures भी देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक accountancy के lectures नहीं देखे हैं, I have given the links in the description. Playlist बनाया हुआ है home page पे channel के। Do go and check those lectures out. Those lectures are going to go a long way in increasing that overall percentage in your class 12 board exam. I hope you all are going to share these lectures with your friends and colleagues as well. मिलती हूँ आपको अगले वीडियोस में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।